हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता और मैं लेकर आई हूँ एनसीईआरटी कक्षा 7 की जो हमारी बुक है वो है साइंस की और हमारा चैप्टर है 4th। ठीक है, हमारा 4th चैप्टर चल रहा था, उसका नाम है ऊष्मा और इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में आधा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, इस पार्ट में पूरा चैप्टर हो जाएगा और जो तीसरा पार्ट आएगा इस चैप्टर का उसमें मैं पूरी एक्सरसाइज कराऊंगी। तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात आपको बता देते, वो बात ये है कि तो भाई हमें बताना ये है कि आजकल हमारे चैनल पे ना बम्पर ऑफ़र चल रहा है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 1 महीने तक हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एक दिन में कम से कम 15 लोगों को शेयर करना है, 15 ग्रुप्स में शेयर करना है। इससे कम मत करिएगा, इससे कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे। जो टॉप 10 लोग होंगे जिन्होंने 30 जुलाई तक सबसे ज़्यादा शेयर किए होंगे उनको ये गिफ्ट्स दिए जाएंगे। और आपको बता दें इसका जो रिज़ल्ट होगा वो 5 अगस्त को घोषित किया जाएगा। बस इतनी सी जानकारी देनी है और बाकी की जो डिटेल होगी वो चैप्टर के बाद में बताई जाएगी। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप अपना पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारी क्लासेज जो है मिल जाएंगी। तो आपको बता दें तो 40 पेज हो गया है, हम आज के 41 पेज नंबर पे हैं। ठीक है, 41 पेज नंबर पे हैं और हमको क्रियाकलाप 4.5 से पढ़ाना है। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो इन्होंने क्या बताया है, किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लेना है, तापमापी के बल्ब को जल में डुबोना है, पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा करनी है। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट करिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए, ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल जो होता है क्या करने लगता है, गिरने लगता है। मतलब क्या करना है, किसी बीकर को या कोई मग ले लो, उसमें क्या करना है, हमको जल लेना है और जो हमारा तापमापी का बल्ब होता है, मतलब आगे वाला जो चमकीला हिस्सा होता है जिसमें पारा होता है, उसको डुबोना है। ठीक है, अब जब तक पारे का तल बढ़ता है तब तक को हमको डाले रखना है। फिर जब स्थिर हो जाए तो हमको वो जो तापमापी में माप आई है उसको नोट करना है। ठीक है, तो फिर क्या करना है हमको, फिर जो हमने रीडिंग नोट कर ली फिर उसको हम निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि जब हमको ध्यान रखना है कि तापमापी को जो हम बाहर निकालते हैं तो क्या होता है कि तो पारे का तल होता है वो नीचे गिरने लगता है क्योंकि वो बाहर निकल आया है। तो फिर उसका पाठ्यांक नोट करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, तो उसका बल्ब जो होता है उस वस्तु में रखा है जिसका तापमान नापना है। मतलब हमें तापमान किसका नापना है, जो बल्ब रखा होता है हमारे जो तापमापी होता है उसका जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा होता है, इसको रखना होता है पानी में। ठीक है, इसी के हिसाब से हमारी रीडिंग आती है। फिर कह रहे हैं स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक क्या करना है, स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर के ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। मतलब प्रयोगशाला जो तापमापी होता है वो बाकी अदर्स चीज़ों के लिए, पानी हुआ, दूध हुआ, इन सब चीज़ों के लिए ताप मापने के लिए हो सकता है, पर जो हमारी बॉडी जो होती है, टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टरी थर्मामीटर। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर तारे का तल जो होता है ऊपर नीचे क्यों नहीं जाता है। कि किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। मतलब क्या करते हैं, जो हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर होता है हम जब उसे निकाल लेते हैं फिर उसके बाद वो उसका जो रीडिंग होता है उतनी ही रहता है, पर बाकी जो अगर थर्मामीटर होते हैं जैसे तापमापी हुआ, हमारा प्रयोगशाला तापमापी हुआ, उसको हम निकालने के बाद ही तुरंत अपने आप ही उसका तल जो होता है नीचे चला जाता है। पर जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसको हमने हिला हिला के उसका तल जो होता है नीचे करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है डॉक्टरी थर्मामीटर में एक विभंश होता है। क्या होता है, एक विभंश होता है। देखते हैं विभंश क्या होता है, उसको हम किंक कहते हैं। क्या कहते हैं,
बल्ब के पास कोई एक विभवांश होता है, जिसे कि ये दिखाया गया है। एक विभवांश होता है जिसे हम किंक कहते हैं। विभवांश का क्या लाभ होता है ये देखते हैं। यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। तो ये विभवांश क्या करता है, पारा का जो तल होता है उसको अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। अब बूझो क्या जानना चाहता है, बूझो यह कहता है कि बूझा यह जानने के लिए उत्सुक है कि तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों हो जाता है। अब ये सोच रहा है कि ऐसा क्यों होता है, तो आइए आपको बताते हैं। ये कहते हैं कि तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। ठीक है, अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यह यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटन अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी उपलब्ध हैं जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता। मतलब क्या होता है कि आजकल क्या है, अंकीय तापमापी जैसे कि ये दिखाया गया है, इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं, ये उपलब्ध होता है। इसमें क्या होता है, पारे का उपयोग नहीं होता है। और पहले वाला जो तापमापी जो शीशे का बताया गया था जिसमें बल्ब लगा होता है, वो विषाक्त पदार्थ है, मतलब जहर होता है। अगर वो टूट गया तो इसको उठाना अत्यंत कठिन है। मतलब वो छोटे छोटे, और जैसे हम उसको टच करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए इसको आजकल यूज नहीं किया जा रहा है। तो आजकल डिजिटल थर्मामीटर का ही यूज किया जा रहा है। अब हमारा आता है ऊष्मा का स्थानांतरण। तो ऊष्मा का स्थानांतरण क्या है देखते हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। मतलब ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होता है, जब हम किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं, मतलब किसी बर्तन को हम आग पे रखते हैं तो वो भी तप्त का मतलब गर्म हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा जो होती है ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। मतलब इसका कारण क्या होता है, जो हमारी ऊष्मा होती है, कुछ ऊष्मा जो होती है हमारे बर्तन में चली जाती है और जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है, अब बताइए ठंडा क्यों हो जाता है, ये भी आपको भी बताते हैं। ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो वास्तव में क्या होता है कि ऊष्मा जो होता है सदैव क्या करती है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा कोई बर्तन गर्म है, हम उसको रूम में रख देते हैं तो अपने आप ही वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। मतलब वो गर्म था, गर्म से किधर गया, ठंडे की तरफ गया। मतलब गर्म से ठंड की ओर प्रवाहित होती है। फिर इसके बाद क्या है, पहली क्या जानना चाहती है कि क्या इसका अर्थ है कि यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगा। अब ये सोच रही है अगर दो वस्तुओं का ताप समान हो तो क्या ऊष्मा स्थानांतरित नहीं तो होता है। तो ये भी देख लेते हैं, ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, ये खोज करें। फिर इन्होंने बीच में आपको तो 30 सेकंड के लिए एक बात बताना चाहते हैं कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू। अगर नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। और आपको अगर और बाकी की क्लासेस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जब आप चैनल पे जाएंगे आपको हमारे 3 और चैनल मिलेंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। आपको ये चैनल भी सब्सक्राइब करने हैं। ये क्रिएटिव चैनल हैं जो आपके माइंड को बूस्ट करेंगे। ठीक है, तो इन चैनल्स में क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए आइए, क्रियाकलाप दिया है। क्रियाकलाप क्या है देखते हैं। एल्युमिनियम या लोहे जैसी किसी वस्तु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरी पर होने चाहिए और छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड ना मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। मतलब क्या करना है कि आपको लोहा लेना है, एल्युमिनियम की कोई धातु की एक छड़ लेनी है अथवा चपटी पट्टी लेनी है। ठीक है, छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाने हैं और लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। ठीक है, और फिर क्या करना है, छड़ के एक सिरे को क्या करना है, दबा देना है, जैसे कि उन्होंने दिखा दिया है। इन्होंने एक छड़ ली है, इसको आग से जला रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है, और मोम को लगा दिया है तो मोम जो होता है टपकने लग रहा है। आइए दिखाते हैं। इन्होंने लिखा है कि किसी धातु में पट्टी के ऊष्मा में स्थानांतरण कर दें। तो इन्होंने मोम से जला रहे हैं और ये जो मोम है पिघल पिघल के नीचे आ रहा है। तो ये कहते हैं मोम के टुकड़ों का क्या होता है, क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं। कौन सा टुकड़ा जो होता है सबसे पहले गिरता है, तो जो सबसे पहले होगा टुकड़ा वो सबसे पहले गिरेगा।
ठीक है। आगे क्या कहते हैं, क्या आप सोचते हो कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? तो हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। ये क्या कह रहे हैं, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। मतलब ऊष्मा जो होती है किसी वस्तु के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, तो इसी को क्या कहते हैं, चालन। मतलब ये चल रही है तो इसी को क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। जैसे कि इनकी बात का मतलब समझाएं तो जैसे कि हमने कोई बर्तन लिया, तो बर्तन हमने गैस पे रखा, उसमें हमारा लकड़ी का हैंडल नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमने गैस पे रखा है ना, तो गैस पे रखा हुआ जो कटोरा है, जैसे कि ये कटोरा है, ठीक है, और हमने ये गैस पे रखा हुआ है, ये हमारी गैस पे रखा हुआ। तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा गर्म हुआ, फिर धीरे 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 ये हमारी जो गर्म यहाँ पे गर्म पहुँचना होगा, शुरू होगा, ठीक है। मतलब सब तो मतलब ऊष्मा जो होती है एक दिशा में चल रही है, तो इसी को कहते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। मतलब चलना मतलब चालन है, इसको चालन भी कहते हैं, ठीक है। फिर लिखा है इन्होंने, क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थे लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हथेली से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? तो भाई हत्थी तो इसीलिए लगी होती है ताकि हमारा बर्तन जो होता है वो धीरे धीरे पूरा गर्म हो जाता है, मतलब उसमें चालन हो जाता है ऊष्मा का, तो फिर वो हमारे हाथ को जला सकता है, इसीलिए उसमें लकड़ी या प्लास्टिक की चीज़ें लगी होती हैं, हत्था लगा होता है। फिर अगला क्रियाकलाप दिया है जिसमें इन्होंने कहा है, किसी छोटे बर्तन या बीकर में पानी लीजिए, गर्म पानी लेना है। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात का चम्मच, मतलब स्टील का चम्मच, प्लास्टिक की स्केल, पेंसिल, विभाजनी एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को पानी में डुबोइए, कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए। फिर मतलब आपने कई सारी चीज़ें ली हैं। स्टील का चम्मच जो होगा कुछ देरों बाद मतलब वो काहे का होगा, धातु का होगा, ठीक है। तो दूसरा सिरा जो होगा गर्म होगा कि नहीं होगा, भाई धातु का है तो बिल्कुल गर्म होगा। इन्होंने स्केल बताई, स्केल तो प्लास्टिक की होती है, मतलब धातु की नहीं है, वो क्या है, अधातु है, तो मतलब वो गर्म भी नहीं होगी। तो तीसरा उन्होंने क्या बताया था, डिवाइडर बताया था, तो डिवाइडर तो लोहे का होता है, मतलब वो धातु का है तो वो गर्म भी होगा, ठीक है, इसलिए वो ये हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं। फिर आगे ये कहते हैं, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालन कहते हैं। मतलब जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उनमें ऊष्मा का चालक कहते हैं। मतलब जो पदार्थ जो होते हैं ऊष्मा को ग्रहण कर लेते हैं, मतलब कि जैसे धातु वगैरह, और मतलब ग्रहण कर लेते हैं और खुद ऊष्मा जैसे व्यवहार करने लगते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं ऊष्मा का चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा का चालक कहते हैं। वे पदार्थ जो ऊष्मा को धारण कर लेते हैं या अपने अंदर से ऊष्मा को जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का क्या कहते हैं, ऊष्मा का चालक कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने आगे क्या कहा है, इनके उदाहरण हैं एल्युमिनियम, आयरन तथा कॉपर। मतलब जो हमारे धातु होती है वो हमारी क्या होती है, चालक होते हैं ऊष्मा के। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने नहीं देते उनमें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। मतलब जो पदार्थ गर्म करने पर गर्म नहीं होते उन पर गर्मी का यानी वो जल तो सकते हैं, पिघल तो सकते हैं, पर गर्म नहीं होंगे जल्दी, ठीक है। जैसे अब कहो कि प्लास्टिक जो होती है आप गर्म करेंगे गर्म तो हो ही जाएगी, लकड़ी उसको गर्म करेंगे गर्म तो हो ही जाएगी, आप छुएंगे लकड़ी जल जाती है, वो बात नहीं है। मतलब वो जलकर उसको नष्ट तो कर रही है ऊष्मा, ठीक है, पर अपने से ऊष्मा को जाने नहीं दे रही है। जैसे बर्तन जो होता है उसको हम बहुत ताप पर पिघलाएं वो तो पिघल जाएगा, पर बाबू वो बात अलग है, ठीक। लेकिन हम कम ताप पर भी बर्तन में ऊष्मा का प्रवाह करा सकते हैं, ठीक है, मतलब बर्तन को गर्म कर सकते हैं, पर लकड़ी और प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर किसी प्लास्टिक के साथ नहीं, कुछ प्लास्टिक ऐसी होती हैं जो बहुत कम ताप पर पिघल जाती हैं, ठीक है। तो कुछ खास बेकेलाइट वगैरह ये प्लास्टिक होती हैं ये जो गर्म करने पे जल्दी गर्म नहीं होती है, जो हमारे बर्तन में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उनमें जो होता है ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखा था इन्होंने, हाँ यहाँ से बढ़ना है हमको। इन्होंने कुछ भिन्न पदार्थों में ऊष्मा का चालन, ये उन्होंने भिन्न पदार्थों में ऊष्मा का चालन जो प्रयोग बताया था। जैसे एक गिलास में गर्म पानी लिया, उसमें डिवाइडर डाल दिया, चम्मच डाल दिया, पेंसिल डाल दिया, स्केल डाल दी, तो ऊष्मा का चालन किस में होगा, चम्मच में होगा, डिवाइडर में होगा,
ठीक है। पेंसिल में नहीं होगा क्योंकि लकड़ी की है, स्केल में नहीं होगा क्योंकि प्लास्टिक का है। फिर आगे देखते हैं, इन्होंने ऊष्मा के कुचालक बताए हैं, जैसे प्लास्टिक और लकड़ी। कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। तो कुचालकों को क्या कहते हैं? ऊष्मारोधी, मतलब ऊष्मा का विरोधी, ठीक है। फिर आगे इन्होंने कहा है जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो जल और वायु जो होते हैं क्या हैं? ऊष्मा के कुचालक हैं। क्या हैं? जल और वायु क्या हैं? ऊष्मा के कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है ये पता करें। तो इन्होंने क्या किया? एक क्रियाकलाप लिया है। क्या किया इन्होंने? गोल पेंदे का फ्लास्क लिया है। यदि फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरा, इसको किसी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा करें। एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल को ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर गर्म कीजिए। अपने प्रेक्षण को नोटबुक में लिखिए। जो कुछ आप देख रहे हैं चित्र भी बनाइए। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल जो होता है गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है और आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यही प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सारा जल गर्म नहीं हो जाता, ठीक है। ऊष्मा के स्थानांतरण की इस विधि को क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। मतलब कि जैसे कि इन्होंने एक बीकर लिया है। क्या लिया है? बीकर लिया है, ठीक है। इसमें पानी भर लिया, ठीक है। फिर ठीक है, पानी लिया इन्होंने। फिर उन्होंने इसको गर्म किया। जब गर्म किया तो सबसे पहले नीचे वाला पानी गर्म होगा। फिर नीचे वाला जो पानी गर्म हुआ है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। फिर ऊपर जाएगा मतलब ठंडा पानी इसकी जगह पे आएगा। फिर यही क्रिया जो बार बार होती रहेगी। जब क्रिया बार बार होती रहेगी तब तक होती रहेगी जब तक पानी जो है पूरा समान ताप पे नहीं आ जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या कह रहे हैं देखते हैं। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? धुआं किस दिशा में जाता है? ये क्वेश्चन है हमारा। तो ऊष्मा स्रोत के पास वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। तो ऊष्मा स्रोत के पास वायु, ऐसे ही वायु के साथ भी होता है, गर्म होकर क्या करती है? ऊपर जाती है। इस प्रकार वह वायु भी गर्म हो जाती है और यही प्रक्रिया चलती रहती है। मतलब सेम जो क्रियाकलाप पानी के साथ होता है वही क्रियाकलाप वायु के साथ भी होता है, ठीक है। गर्म होकर क्या होता है? कोई चीज़ मतलब वायु हो चाहे जल हो, गर्म होकर कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, ठीक है। और फिर इसके पास का जो ठंडा पानी होता है वो इकट्ठा होकर फिर उसकी गर्म की जगह पे आ जाता है। फिर गर्म वाला ऊपर चला जाता है, फिर ठंडा वाला उसकी जगह पे आ जाता है। फिर यही क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक पूरा वो जो गर्म नहीं हो जाता है। फिर अगला है क्रियाकलाप 4.9। इसमें क्या होता है कि एक मोमबत्ती जलाइए। अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर, दूसरे हाथ को ज्वाला के पास में रखिए। क्या आपके दोनों हाथों में समान गर्मी जा रही है? ठीक है। क्या अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है? ऐसा क्यों? भाई एक हाथ आपने ऊपर रखा हुआ है, एक हाथ आपने नीचे रखा है, तो आपका हाथ कौन सा ज़्यादा गर्म होगा? जो ऊपर हाथ रखा हुआ है वाला हाथ आपका ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि वायु जो होती है गर्म होकर कहाँ जाती है? ऊपर जाती है ना, साइड में तो नहीं जाती। थोड़ी बहुत जाती है वो बात अलग है, पर ऊपर सारी वायु जो होती है ऊपर जाती है। तो मतलब हमारा हाथ ऊपर वाला ज़्यादा गर्म होगा, नीचे वाला जो होता है वो कम गर्म होगा। तो इसी को इन्होंने क्या बताया है? वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। मतलब जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, मतलब वायु जो होती है गर्म करके ऊपर जाती है बार बार, इसी को क्या कहते हैं? ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। इन्होंने कहा है ध्यान से करना है, नहीं आपको अपने हाथ जो है ज्वाला से ज़्यादा दूर, मतलब बहुत ज़्यादा पास में नहीं रखना है, इतनी दूर रखना है कि वो जले ना। फिर उन्होंने एक बताया है उदाहरण, जैसे कि उन्होंने कहा है ध्यान दीजिए ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ जो होता है गर्मी अनुभव करता है, तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए वह लौ के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती, ठीक है। तो ये वही कह रहे हैं कि भाई वायु जो गर्म होती है तो ऊपर ही पहुंचती है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो पहले इन्होंने जो चित्र दिया है, तो चित्र को देख लेते हैं। चित्र क्या इन्होंने दिया है? एक समुद्र दिया है, ठीक है। समुद्र, ये हमारा समुद्र है। तो यहाँ सूर्य निकला हुआ, सूर्य की गर्मी से पानी जो यहाँ का होता है वो गर्म होता है, मतलब वाष्पित होता है। वो गर्म वाष्प कहाँ जाती है? ऊपर जाती है, जो ये हमको गर्मी का एहसास दिलाती है। और ऐसे ही ठंड में क्या होता है? ये थल समेत दिखाया गया है, ठीक है।
तो मतलब ये जो चक्र होता है ये इसमें क्या होता है, समुद्र समीर तथा थल समीर, समुद्र समीर तथा थल समीर बताया गया है। ऐसे ही इसमें क्या होता है, थल समीर में क्या होता है कि नदी नालों से में जो वाष्पित होता है पानी वो फिर वाष्प होकर आसमान में चला जाता है, फिर वही पानी जो होता है बरस के समुद्र में आता है। ठीक है, ये इसको अच्छे से समझाते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कहते हैं पार्श्व की वायु जो होती है संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए तथापि पार्श्व की वायु तो ये कह रहे हैं तथापि पार्श्व की वायु, सॉरी यार बेबी है वो थोड़ा मज़ाक कर रहा है मेरे साथ, बहुत मजाकिया हो गया है। खैर चलते हैं, हमें पढ़ाते हैं। तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए वह वायु लोक के ऊपर वायु जैसी गर्म नहीं लगती। ठीक है, मतलब साइड वाला जो हाथ होता है उधर तो वायु हमारी इतनी गर्म नहीं होती, इसलिए हमको वहाँ पे ज़्यादा गर्म नहीं लगता है। फिर तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है और स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। क्या होता है, तटी पे जो लोग रहते हैं वहाँ क्या होता है, दिन के समय जो स्थल जो होता है जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। दिन के समय मतलब ज़मीन जो होती है जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाती है और स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर उठती है। तो मतलब स्थल की जो वायु होती है गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। जल को चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। मतलब चक्र को पूरा करने के लिए क्या होता है, स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। तो क्या होता है कि जो स्थल के ऊपर की जो वायु होती है वो गर्म होकर ऊपर उठती है, तो इसका स्थान लेने के लिए कौन आता है, समुद्र की ओर से ठंडी वायु आती है जो कहाँ से बढ़ती है, स्थल की ओर बहती है और चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। मतलब ये जो चक्र बन जाता है आपको चित्र से भी समझा देंगे। ठीक है, समुद्र की ओर से आने वाली वायु समुद्र को समुद्र समीर कहते हैं। तो समुद्र से आने वाली वायु को क्या कहते हैं, समुद्र समीर कहते हैं। और समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां और समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। ठीक है, समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। ठीक है, फिर क्या होता है, यह थल समीर कहलाती है। यह क्या कहलाती है, थल समीर कहलाती है। आइए आपको पहले दिखा देते हैं क्या होता है। ये होता है कि ये हमारा समुद्र समीर है, ये हमारा थल समीर है। ठीक है, तो क्या होता है कि समुद्र स्थल जो होता है जल्दी गर्म होता है, मतलब गर्म होकर वायु यहाँ ऊपर उठी। ठीक है, और ये हमारा पानी जो होता है कम देर में गर्म होता है, इसलिए मतलब यहाँ पे ठंडी वायु है, ठंडी। ठीक है, वो आती है यहाँ पे, तो ये उठ के ऊपर गई, तो यही वायु यहाँ पे आ जाती है इसकी जगह पे। मतलब ये इधर जाती है और ये इधर जाती है, मतलब ये चक्र पूरा कर लेती है। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या होता है कि ये जो यहाँ पे ये हमारी ज़मीन जो होती है जल्दी ठंडी हो जाती है, पानी देर से ठंडा होता है, इसलिए क्या होता है ज़मीन तो हमारी ठंडी हो गई। ठीक है, तो क्या होता है कि समुद्र का पानी देर से ठंडा हो रहा है, तो यहाँ की जो वायु उठ के ऊपर जाती है, जब यहाँ पे खाली स्थान हो जाता है, जो खाली स्थान हो जाता है तो यही चीज़ जो यहाँ का ठंडी वायु होती है ज़मीन की, वो कहाँ पे आ जाती है, समुद्र की जो खाली जगह होती है वहाँ पे आ जाती है। फिर ऐसे ही धीरे ये चक्र जो होता है चलता रहता है, इसको क्या कहते हैं, थल समीर कहते हैं। फिर इन्होंने अब क्या बताया है, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक उष्मा कैसे पहुंचती है, मतलब जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्म हो जाते हैं। कैसे गर्म हो जाते हैं, सूर्य तो हमसे बहुत दूर है, मतलब सूर्य की उष्मा जो होती है हम तक कैसे पहुंचती है, या चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रियाओं में उष्मा का स्थानांतरण के लिए एक माध्यम आवश्यक है।
ठीक है। तो जो सूर्य से हम तक जो ऊष्मा पहुँचती है वो चालन और संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुँचती है। कैसे नहीं पहुँचती है? चालन या संवहन द्वारा हमारे तक नहीं पहुँचती है, क्योंकि इस चालन या संवहन के लिए क्या चाहिए होता है? एक माध्यम होना चाहिए होता है। चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रमों द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। मतलब सूर्य से हम तक जो ऊष्मा आती है कैसे आती है? विकिरण के द्वारा आती है। ठीक है, कैसे आती है? विकिरण के द्वारा आती है। सूर्य से हम तक ऊष्मा होती है, कैसे आती है? विकिरण के द्वारा आती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो विकिरण में क्या होता है? ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए क्या होता है? किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। मतलब माध्यम हो या ना हो, पर ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो हो सकता है। अब ये कह रहे हैं, जब हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम के द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। मतलब जब हम किसी हीटर के सामने बैठते हैं तो विकिरण के द्वारा ही हम तक ऊष्मा पहुंचती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश में स्थानांतरित कर देता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश उसको ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। मतलब क्या होता है कि विकिरण के द्वारा ही हमको क्या होती है? हमारे परिवेश में ऊष्मा जो होती है स्थानांतरित होती है, जिससे हमारा शरीर जो होता है ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है। फिर ये क्या कहते हैं? सभी गर्म पिंड विकिरण के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। मतलब जो भी गर्म पिंड होती हैं विकिरण के रूप में ऊष्मा को विकिरित करते हैं, मतलब ऊष्मा को देते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराती है तो उनका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है। मतलब अगर यही ऊष्मा जो होती है किसी अन्य चीज़ से टकराती हैं, ठीक है, जब विकिरण आ रहा होता है अगर किसी चीज़ से टकरा जाती है तो ऊष्मा का कुछ पार्ट जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है, मतलब वापस चला जाता है। और कुछ भाग जो होता है अवशोषित हो जाता है, मतलब जिससे टकराई उसमें चला जाता है। और कुछ भाग जो होता है परागत हो जाता है, मतलब कुछ भाग जो होता है वो हमारे पास पहुंच पाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप जो होता है बढ़ जाता है। मतलब जब ऊष्मा जो होती है अवशोषित हो जाती है तो उस वस्तु का ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कि धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने को परामर्श क्यों दिया जाता है? तो भाई धूप में छाता लगाने का परामर्श इसलिए दिया जाता है ताकि वो जो धूप होती है डायरेक्ट रूप में हमारे पास ना आए, ठीक है, इसलिए। फिर सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार, तो ये प्रकार भी देख लेते हैं। आप जानते हैं कि गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है? आइए पता लगाते हैं। भाई क्यों है ऐसा, आइए देखते हैं। तो उन्होंने एक क्रियाकलाप लिया है। क्या क्रियाकलाप लिया है? टिन के एक जैसे 2 डिब्बे लीजिए। इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद पेंट किया। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए। उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों के में अंतर कर पाते हैं? तो उन्होंने क्या किया है? एक को बाहर से काला कर दिया है, एक को बाहर से सफ़ेद कर दिया है। तो ठीक क्या है? दोनों में पानी भरा है, फिर उनको धूप में रख दिया, फिर उनका टेम्परेचर नाप रहे हैं, फिर देखना है कि दोनों के टेम्परेचर में क्या अंतर होता है। तो कौन सा जल अधिक गर्म है हमको देखना है। केवल जल को छूकर भी आप बता सकते हैं कि दोनों में कितना ताप में अंतर है। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो आप तापमापी का यूज कर सकते हैं। तो फिर अगला है हमारा यहाँ पे क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप 4.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बे लीजिए। दोनों में समान मात्रा में समान ताप का गर्म जल भरना है। दोनों डिब्बों को किसी कमरे में रख देना है, छाया में रख देना है और 10-15 मिनट के पश्चात डिब्बे के जल का ताप ज्ञात करना है। फिर क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर में कम हुआ है? मतलब फिर आपको ताप में अंतर देखना है कि दोनों डिब्बे, पहले एक बार धूप में रखा, अब इस बार क्या कर रहे हैं? छाया में रख देना है। फिर उन्हें देखना है कि दोनों का जो तापमान है जल का कितना कम हुआ है, वो हमको देखना है। फिर ये कह रहे हैं कि इस क्रियाकलाप से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है। गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों को अधिकांश परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है।
परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के कपड़े आरामदेह लगते हैं। मतलब है कि सर्दियों में क्या करते हैं हम लोग, गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। गहरे रंग के कपड़े पहनने से क्या होता है, ऊष्मा जो होती है वो ज़्यादा अवशोषित होती है। ज़्यादा अवशोषित होगी तो हमको मतलब गर्मी देगा, तो ठीक वो हमारे सर्दियों में हमको गर्मी ही चाहिए होती है, इसलिए हम गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पहनते हैं। पर हल्के रंग के कपड़े पहनने से क्या होता है, वो ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है काफ़ी हद तक, तो मतलब हमको गर्मी जो होती है हमको महसूस नहीं होती है। इसीलिए गर्मियों में सफ़ेद रंग के कपड़े अधिकतर पहने जाते हैं ताकि गर्मी हमको नहीं लगती है, और हल्के कपड़े पहने जाते हैं। फिर उन्होंने एक बात बताई है, देखते हैं क्या है। हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। क्या ऐसा करने की विधि है? भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए जो कि आजकल उपलब्ध है। मतलब कि बाहर घर जो होता है उसको ठंडा या गर्म रखने के लिए हमको ऐसा विधि अपनानी चाहिए, ऐसा भवन बनाना चाहिए जिसकी ईंटों में कैसी हों, वो ईंटें जो हों खोखली हों। ठीक है। और क्या बता रहे हैं, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। तो सर्दियों में ऊनी वस्त्र में क्या बनाए रखते हैं, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। ठीक है, मतलब हमको गर्म बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है। ऊन क्या होता है, ऊष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशे के बीच में वायु फंसी रहती है और वह हमारे शरीर को उष्मा देती है। तो ऊन के रेशों में क्या होती है, उष्मा जो होती है फंसी रहती है, जो हमें क्या देती है, उष्मा देती रहती है और हमारे शरीर को ठंडे प्रवेश की और विकृत होने से रोकती है, हमें उष्णता का अनुभव देती है। मान लीजिए कि सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके आप उपयोग करने की छूट है, तो इसमें से आप कौन चुनेंगी? याद रखिए, दो कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान होती है। मतलब डबल कंबल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनमें वायु की एक परत विद्यमान होती है जिससे कि वो हमें ज़्यादा गर्मी देती है। ठीक है, इसलिए डबल कंबल जो होते हैं लोग ज़्यादा ख़रीदना पसंद करते हैं। अब देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। क्या सीखा हमने? किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। मतलब जो हम स्पर्श करते हैं हम हमेशा उस पर विश्वास नहीं कर सकते। कभी कभी हमारी स्पर्श इंद्रियां भी हमको गलत बता सकती हैं। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। तो ताप क्या है? किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। मतलब ताप वो बताता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है। तापमापी वह व्यक्ति है जिसे ताप मापा जाता है। तो तापमापी क्या है? तापमापी वह होता है जो जिससे हमें ताप मापा जाता है। फिर है डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग करते हैं। इसका परिसर क्या होता है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर अगला है ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। तो ऊष्मा कैसे जाती है? उच्च हाई मतलब गर्म से ठंडे की ओर जाती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा विस्तारित होती है। कौन से प्रक्रम होते हैं? एक होता है चालन, दूसरा होता है संवहन, तीसरा होता है विकिरण। ठीक है, तो चालन किस में होता है? धातुओं में होता है। और मतलब कि आप कह सकते हैं कि चालन जो होता है वो हमारे किस में होता है? ठोस में होता है। संवहन हमारे जल में होता है। विकिरण हमारे वायु या गैस में होता है। फिर तीसरा है, फिर हमारे है ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन स्थानांतरित होती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्मा का चालक कहते हैं। और गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा उसमें विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम अनुभव करते हैं। फिर है सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण है कि ऊन उष्मारोधी है, इसके रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। तो ये सब बातें मैंने आपको समझा दी हैं। उम्मीद है मैं आपको समझ में आया होगा। अब हमारा अभ्यास है जो हम अगले चैप्टर में कराएंगे सारे आपके क्वेश्चन। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं। वीडियो जाने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, 2 इम्पॉर्टेंट बात बतानी। पहली बात तो ये है भाई हमारी गुरु दक्षिणा दे दीजिए। गुरु दक्षिणा में क्या है? हाँ, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, गुरु दक्षिणा में आपको
क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बाकी आपको कुछ नहीं करना है और पढ़ते रहिए, ठीक है, और दूसरों को भी पढ़ाते रहिए। और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी सुन के जाइएगा, ठीक है। तो भाई आपको ये इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी है कि जो हमारा चैनल है इस पे एक ऑफ़र चल रहा है। क्या करना होगा आपको, सिर्फ़ 1 महीने तक आपको हमारे चैनल को हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करना होगा। शेयर करने के बाद क्या होगा कि जिसके 1 महीने में सबसे ज़्यादा शेयर होंगे, ठीक है, उनको ये गिफ्ट मिलेंगे। गिफ्ट कुल 10 लोगों को मिलेगा, उनकी रैंकिंग के हिसाब से मिलेगा। और आपको बता दें, रैंक उन्हीं की बनेगी जो एक दिन में 15 से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो 15 से कम शेयर करेगा, चाहे 14 ही कर रहा हो, तो वो रैंकिंग में नहीं आएगा। तो अगर आप रैंकिंग में आना चाहते हैं तो 15 से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा एक दिन में, और 15 से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये फ्री में गिफ्ट चाहते हैं तो भाई हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ये तो हो गई भाई, और इसका रिज़ल्ट जो होगा 5 जुलाई को होगा। और आपको बता दें, जब आप हमारे चैनल को जाएंगे, आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया होगा उसके लिए थैंक यू, नहीं किया है तो कर लीजिए। तो भाई हमारे चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट की जो क्लासेज हैं वो मिल जाएंगी। और फिर आप जब चैनल पे जाएंगे तो आपको हमारे बाकी के अदर 3 चैनल मिल जाएंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल क्रिएटिव चैनल है जो आपके माइंड को बूस्ट करेंगे, आपको क्रिएटिव बनाएंगे, ठीक है। क्रिएटिव होना भी एक कला है जो आपको माइंड को बढ़ाती है। तो इन चैनल्स में क्या है, पहला चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें आप सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में। और दूसरा जो चैनल है जोजस किड्स मस्ती, जो बच्चों के लिए चैनल है, जिनमें उन बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे क्या उनको एक साथ कैसे सिखाया जाए। और तीसरा जो चैनल है वो है जोजस क्राफ्ट, इसमें आप घर बैठे प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हो, घर की बेकार चीज़ों से, जैसे शादी के कार्ड हुए, नैपकिन, टिश्यू पेपर हुए, इनसे, ठीक है। तो भाई ये तो बात हुई हमारी। और दूसरी बात ये है कि भाई हमारी गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, गुरु दक्षिणा में हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो गुरु दक्षिणा देना आपको ज़रूरी है, ठीक है भाई। पैसा नहीं मांग रहे, बस इतना कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन इसी से मिलते हैं, ताकि आपको हमारी क्लासेस का पता चलता है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।